जो हार्ड टेक्नोलॉजी सबसे खतरनाक है उसके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है। दुबई में कल रात अचानक से बहुत तेज बारिश, ओलावृष्टि और उसके साथ आंधी। अब आप जहां चाहेंगे वहीं बारिश हो जाएगी। क्या रेगिस्तान, क्या सूखे मैदान। एक रेगिस्तान में बारिश इस तरीके से होना ये चौंकाने वाला है। ये दुबई में चल रहा है, कतर में चल रहा है, ईरान में सिस्टम लगे हैं हमारे। लेकिन जितने भी मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि ये सब हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। राघवेंद्र आगे कहते हैं कि दुबई से लेकर ईरान जैसे देशों में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रकृति तांडव करेगी, उसकी आड़ में जो लोग अपनी स्क्रिप्ट आपके जीवन में उतारना चाहते हैं, क्या ये लोग वास्तव में इतने सक्षम हैं कि ये कहीं भी बारिश करवा सकते हैं, कहीं भी बिजली तड़का सकते हैं, एक साथ कई हजार लोगों को मार सकते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा कि दुबई में अचानक इतनी बारिश होती है, 5 घंटे के अंदर इतनी बारिश होती है रेगिस्तान जैसी जगह में कि रोडों में गाड़ियां तैरने लगती हैं। और ये अचानक वाली घटना है। यानी दुबई में बारिश होती है, सीज़न के हिसाब से नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन बिना सीज़न के इतनी बारिश अचानक देखी जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा ताज्जुब है और काफ़ी लोग आश्चर्य कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, देश विदेश, भारत देश की मीडिया या अमेरिका की मीडिया, सारी मीडिया इसको ऐसा बोल रही है कि ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। जगह जगह क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये तमाम बातें उभर कर आ रही हैं, कहीं पर अचानक भूकंप आ जाते हैं, कहीं पर ऐसी बारिशें हो जाती हैं जैसे दुबई में हुई है। भारत में भी कुछ भी हो सकता है, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। यानी जो लोग ऐसा आपको समझा रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से या बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के माध्यम से या फिर जो एलीट्स हैं उनके माध्यम से क्लाइमेट चेंज जैसे वर्ड यूज करके आपको जो ऐसा बता रहे हैं कि अब प्रकृति आपके साथ तांडव करेगी, आपने जो प्रकृति में प्रदूषण किया है, आप जो नई बातें मान रहे हो, इतना सब कुछ प्रकृति के साथ शोषण कर रहे हो, उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हो, जिस कारण से अब आपके साथ प्रकृति कुछ भी कर सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब तो एक ये पहलू हो गया और अब इसी का एक दूसरा पहलू समझ लेते हैं कि प्रकृति करेगी, कब करेगी। लेकिन प्रकृति तांडव करेगी उसकी आड़ में जो लोग अपनी स्क्रिप्ट आपके जीवन में उतारना चाहते हैं, उसके लिए प्रकृति करेगी तब करेगी वो देखा जाएगा, लेकिन इनके माध्यम से बहुत कुछ होगा। क्लाइमेट चेंज जैसे शब्दों के पीछे, ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों के पीछे इनके जो मंसूबे हैं और अपनी स्क्रिप्ट जीवन में लोगों के अप्लाई करने के लिए लोगों को पहले भयभीत करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति तांडव करेगी, इसके पीछे जो ताकतें बहुत सारे खेल खेलने वाली हैं या खेल खेल रही हैं, उस पर आज हम खास विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर ये जो खेल अचानक वाला खेल होता है तो ये कैसे होता है और क्या ये ताकतें वास्तव में इतनी पावरफुल हैं कि ये अचानक कुछ भी कर सकती हैं, यानी व्यक्तियों को किसी भी हद तक डरा सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग का हंगामा क्या है। ये आज़ादी के बाद सबसे पहले ये शब्द सुनने को हमको मिल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। वहाँ देखिए साइबेरिया में बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस दबा हुआ है। अब वो वायरस निकल आया तो जगह जगह सब कुछ वायरस फैल जाएंगे, लोग मारेंगे एक दूसरे को, जैसे ज़ॉम्बी फिल्म में होता है। फिर आप देखें कि शोधन बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया है प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के साथ, जिस कारण से अब प्रकृति तांडव करेगी, कहीं सुनामी आएगी। तो ये तमाम बातें आप देखें कि जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने के उद्देश्य से जितने भी खास देश हैं, जिन देशों को गुलाम बनाया गया, और पहले ये लोग गुलाम नहीं थे, उसके पहले का आप वातावरण देखें, माहौल देखें, सब व्यवस्थित तरीके से प्रकृति के अनुसार सब चल रहा था। लेकिन ये पिछले 100 साल और ये 70-90 साल के अंतराल में जो ये पूरा खेल तेज़ी से बढ़ रहा है और ये पूरा खेल प्राकृतिक आपदाओं का दिखाकर, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का दिखाकर जो लोगों के दिमाग में पूरी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो वास्तव में इसके पीछे का रहस्य क्या है। जो व्यापारी हैं, जो पूरे विश्व को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाने वाले हैं, उन्होंने ही रोड बनाए, उन्होंने ही जगह जगह एसियाँ लगवाईं, उन्होंने ही ऐसे संसाधनों का तेज़ी से उपयोग करवाया कि जो संसाधन हमारे ऋषि मुनि लोग बोलते रहे कि भाई इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसके हटके भी बहुत सारी ऐसी आविष्कार हैं जिनको हम करके बहुत कुछ सुख शांति और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर हम रह सकते हैं। लेकिन प्रकृति के खिलाफ कौन गया? देखो, प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई है, इसमें कोई दोहन नहीं है।
आप देखें प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी हुई है, लेकिन प्रकृति इतनी उदार है कि आज भी उसको बैलेंस करने में लगी हुई है। प्रकृति तांडव करेगी तब देखा जाएगा, लेकिन जो इनकी मनसा है, इनके मंसूबे हैं, क्योंकि इनको प्रकृति के साथ और छेड़खानी करनी है। प्रकृति के साथ तो छेड़खानी ये कर ही चुके हैं, अब इंसान जो बचे हुए हैं, जानवरों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, मकान कंट्रोल कर लिए, अब इंसानों का जो माइंड कंट्रोल इनको करना है, और कंट्रोल ऐसे तो होगा नहीं, इनको भय दिखाना पड़ेगा कि अब देखो आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, आप जो श्वास ले रहे हैं, आप जो मैथेन उत्पन्न कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसीलिए हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है, उस स्क्रिप्ट को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से हम बच जाएंगे और हम आसानी से व्यवस्थित तरीके से धरती में जिएंगे। यानी जो 800 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व में हो गई है, इसको थोड़ा सा कम कर दो, 400-500 करोड़ तक जनसंख्या रखो, और जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, ये कोई काम के तो होते नहीं हैं, पैदा हो जाते हैं, धरती में बोझ होते हैं, खामोखाम जो संसाधन है प्रकृति का वो यूज करते हैं। फिर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये भी फालतू हैं, संघर्षवादी लोग हैं, इनको भी साइड करो। जो अमीर हैं इनके हिसाब से, और जो इनके हिसाब से चलने वाले लोग हैं, वो जिए, कम जनसंख्या रहे, और जो 17 सस्टेनेबल गोल बनाए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत, उसमें सब लोगों का जीवन उसके आधार पर हो। अब इस देश में जो किसान खेती कर रहा है, वो खामोखाम बोला जा रहा है उसको कि ये कार्बन खामोखाम बढ़ा रहा है, और ये जगह जगह जहाँ पानी नहीं मिल पाता तो ये ज़मीन से पानी खींचते हैं बोर के माध्यम से, और जगह जगह उससे क्लाइमेट ख़राब होता है, भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसान फालतू में खेती कर रहे हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाई जो हम लैब बना रहे हैं, आप जहाँ देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहाँ काम चालू हो गया है, जहाँ देखें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम चालू हो गया है, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, स्पेन है, जापान है, भारत में भी अब लैब बनने वाली हैं जेनेटिकली मॉडिफाई फूड की, जहाँ पर अन्न भी उपजाया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाई, सब्जियाँ भी उपजाई जाएंगी, मांस भी उपजाया जाएगा, सब कुछ ये लोग बना कर देंगे। अब किसान जो खामोखाम जो कार्बन उत्पन्न करता है, खेती उत्पन्न करके, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सब लोगों को भयभीत करके इनकी स्क्रिप्ट लोग अप्लाई करें, समझें कि अब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आ रहा है, अब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखें आप दुबई इसका उदाहरण है कि अचानक 5 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि प्रकृति कितनी कुपायमान है। तो आप समझ लीजिए कि भारत में भी कहीं भी कुछ हो सकता है, अमेरिका में भी कहीं कुछ हो सकता है। तो जो आपके एलिट्स हैं, जो एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर जिन्हें बैठाया गया है, आप उनकी बातें मानिए। अब वो एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर कहाँ से ये स्क्रिप्ट पढ़ के और सीख कर आए हैं कि अब 17 सस्टेनेबल जो गोल हैं उनको आपको अप्लाई करने हैं, और 17 सस्टेनेबल गोल के तहत कार्बन फुटप्रिंट्स एक पार्ट आता है, जिसके तहत हर व्यक्ति को कितना कार्बन यूज करना है, कितनी ऑक्सीजन लेना है, वो कितना कार्बन यानी खाएगा क्या और निकालेगा क्या। मैथेन गैस अगर ज़्यादा निकालता है तो वहाँ मीटर लग जाएगा। तो यानी हर चीज़ कंट्रोल पॉलिसी में आया और लोग इनके आधार पर जिए, भयभीत इतने हो जाएं कि सब सिलेंडर हो जाएं और बोलें कि वास्तव में अब क्लाइमेट ख़राब हो चुका है, प्रकृति को उपायमान है, अब हमारा मार्गदर्शन आप करें, हमारे लिए अब क्या उचित है। तो अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो 17 सस्टेनेबल गोल की जो स्क्रिप्टें बन रही हैं, वो आपके लिए मंत्र की तरह ये लोग जीवन में उतारना चाहते हैं, इसीलिए ये तमाम बातें कर रहे हैं। अब ये लोग क्या वास्तव में, अब इस पार्ट को समझिए कि क्या ये लोग वास्तव में इतने सक्षम हैं कि ये कहीं भी बारिश करवा सकते हैं, कहीं भी बिजली तड़का सकते हैं, एक साथ कई हज़ार लोगों को मार सकते हैं? क्या ये लोग वास्तव में सक्षम हैं? अब इस पर हमको विश्लेषण समझना है। अब कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे हार्प टेक्नोलॉजी है, ये हार्प टेक्नोलॉजी का उपयोग सन 2000 के पहले से अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका में सन 2000 में इस टेक्नोलॉजी का जब खुलासा हुआ कि ये लोग इस हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी देश में कितना भी मात्रा में पानी बरसा सकते हैं, बिजली तड़का सकते हैं, वहाँ का मानसून इतना ख़राब कर सकते हैं, कहीं सूखा घोषित करवा सकते हैं, कहीं पर शीतलहर ला सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं। जब ये तमाम बातें लोगों को पता चली तो वहाँ पर आंदोलन हुए। तो जो हार्प टेक्नोलॉजी है इसको दबा दिया गया कि हम भाई कम यूज कर रहे हैं, लेकिन आज भी अमेरिका यूज कर रहा है। भारत में भी क्लाउड सीडिंग के नाम से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के बहुत बार यहाँ पर प्रशिक्षण हुए, जहाँ पर बारिशें नहीं हो रही थी वहाँ बारिश करवाई गई। आज भी क्लाउड सीडिंग के एग्जाम्पल यहाँ पर घटते हैं, कहीं पर अचानक बारिश हो जाती है, ओला गिर जाते हैं। क्या पहाड़ जहां आप चाहेंगे वहीं बदरा बरसेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे, वो आयन जनरेटर्स हैं, बहुत हाई पावर के आयन जनरेटर्स हैं, तो आसपास के मॉइस्चर को इकट्ठा करके ऊपर लेके जाएंगे, और जो क्लाउड्स हैं
जो रेन क्लाउड्स हैं, बारिश वाले मॉइस्ट क्लाउड्स हैं, उनको इनवाइट करेंगे और उस जगह लेके आएंगे जहाँ पे हमें बारिश करानी है। ये तमाम चीज़ें, क्लाउड सीडिंग का फार्मूला तो आप सभी देश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका ने इसको निकाला, लेकिन जो हार्प टेक्नोलॉजी सबसे खतरनाक है उसके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अचानक ये बारिशें हो जाती हैं, अचानक कहीं भूकंप आ जाते हैं, अचानक कहीं सुनामी आ जाती हैं। क्या ये वास्तव में प्रकृति से इनका कुछ लेन देन होता है, या फिर ये जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर बैठे हैं, इनके बाप दादा जो एलीट से बैठे हुए हैं, उनके हाथ में इतना बड़ा कंट्रोल है कि अगर किसी भी देश के लोगों को अपने हिसाब से चलाना है, उन्हें भयभीत करना है, उन्हें अगर उदाहरण के रूप में समझाना है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण अब ये तमाम बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर सुनामी भी ला सकते हैं, बारिश भी तेज़ी से करवा सकते हैं, भूकंप भी ला सकते हैं। क्या ये इतने कैपेबल हैं? क्या इनके द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी कैपेबल है? इसको आप इस पार्ट में समझिए कि हार्प टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। हार्प टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अमेरिका में इसका एक्सपेरिमेंट करके इसको बनाया गया। ये जो टेक्नोलॉजी हार्प लगी हुई है, अमेरिका के अलास्का में लगी हुई है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अब इसका विश्लेषण जैसे जैसे समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी देश में, यानी देश के आधे से ज़्यादा भाग, जैसे भारत है तो भारत के आधे से ज़्यादा भाग को एक समय में कंट्रोल ये लोग कर सकते हैं। ये हार्प सिस्टम एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। ये वो वाला रेडियो नहीं जिसे आप सुनते हैं, ये वो रेडियो है जिसके तहत प्राकृतिक मानसून को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे हार्प के नाम से जाना जाता है। हार्प का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोल रिसर्च प्रोग्राम। आज भी यूएस की नेवी, यूएस एयरफोर्स, यूनिवर्सिटी अलास्का के अलावा डार्फा जैसी एजेंसियां इस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं और इसमें भारी फंड देकर इस टेक्नोलॉजी का डेवलप कर रही हैं, रिसर्च करके इसको आगे बढ़ा रही हैं। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है इसको आप एक बार समझिए। यह वायुमंडल में टनों के हिसाब से वेव्स को भेजती है, जो 36 मिलियन टन फ्रीक्वेंसी को हवा में भेज देती है। यह ऊर्जा 72,000 रेडिएशन ऊर्जा के बराबर है। यह 36 लाख किलोवाट की ऊर्जा को हवा में छोड़कर आइनोस्फीयर में भेजा जाता है। अमेरिका के तमाम वैज्ञानिकों का स्पष्ट रूप से कहना है, इजराइल के वैज्ञानिकों का, कई सुलझे हुए लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यकीनन मानिए इसका भारी दुरुपयोग किया जाता है और भारी दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश के देशों में आप चाहें तो बारिश करवा सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, वहाँ भूकंप भी लाया जा सकता है, सूखा भी घोषित करवाया जा सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और समझते हैं कि जो 36 लाख किलोवाट की जो ऊर्जा है उसको आइनोस्फीयर में भेजा जाता है। ये आइनोस्फीयर क्या है अब ये समझ लेते हैं। यानी ओजोन परत से भी आगे आइनोस्फीयर की एक लेयर होती है जो ज़मीन से 80,000 किलोमीटर दूर है। अब उस आइनोस्फीयर में जो 36 लाख किलोवाट की जो ऊर्जा है उसको हवा में छोड़कर उस आइनोस्फीयर तक इस गैसों को पहुंचाते हैं हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर आइनोस्फीयर को कंट्रोल करके, आइनोस्फीयर को गर्म करके, आइनोस्फीयर के माध्यम से ज़मीन का जो तापमान है, वहाँ का मानसून है, उसे अपने हिसाब से ये लोग छेड़खानी उसमें कर सकते हैं। आइनोस्फीयर ही धरती का मानसून और वातावरण को बनाती है। कब कहाँ पानी बरसाना, कब कहाँ पर सर्दी गर्म का माहौल खड़ा करना, इंसानों को प्रकृति में कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ें आइनोस्फीयर जो लेयर है वो मैनेज करती है। और ये हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस आइनोस्फीयर को यहाँ से किरणें भेजते हैं, ऊर्जा भेजते हैं, टेम्परेचर भेजते हैं, जिससे कि वहाँ जो लेयर है उसको मैनेज किया जा सके और उसके माध्यम से ज़मीन में कहाँ पर बारिश करवानी है, कहाँ सूखा करना है, कहाँ पर भूकंप लाना है, ये तमाम घटनाएं और कैपेसिटी वाली चीज़ें, ये कंट्रोल पॉलिसियाँ हार्प के माध्यम से आसानी से हो सकती हैं। ये बातें आज नहीं, अपितु सन 2000 से पहले ये तमाम एक्सपेरिमेंट जब हो रहे थे तो वहाँ की जनता ने विरोध किया, बहुत सारे देशों ने विरोध किया। तो आज भी अमेरिका में ये तमाम चीज़ें गुप्त रूप से होती है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो लोग हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट्स के तहत जो बातें बड़ी बड़ी बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ख़राब होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग ये होने वाली है, वो होने वाली है, हमारी स्क्रिप्ट इनके दिमाग में घुस जाए, यानी इनकी स्क्रिप्ट दी हुई लोगों के दिमाग में घुस जाए, तो ये लोग इतने पावरफुल हैं कि एक पॉइंट पर बैठकर ये किसी भी देश के मानसून को ख़राब कर सकते हैं, कितनी भी बारिश एक साथ करवा सकते हैं, वहाँ ओला गिरा सकते हैं, भूकंप सुनामी आदि लाने की कैपेसिटी इन लोगों के अंदर है। अब ये लोग जब इतनी विकसित टेक्नोलॉजी के साथ आज बैठे हुए हैं, फिर भी ये लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं। वास्तव में इन्हें क्लाइमेट
चेंज जो हो रहा है उस पर काम नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग को सुधारने के लिए काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। क्यों कि जब तक कुछ ऐसे मानसून रहेंगे, ऐसा वातावरण रहेगा तो लोग कंट्रोल में रहेंगे, इनकी बातें सुनेंगे। और इनको पता है कि जब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं तो वास्तव में जहाँ पर क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, जहाँ पर ग्रीन एरिया कम है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, कार्बन जहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये लोग आसानी से इन तमाम चीज़ों के माध्यम से इनकी इच्छा हो तो ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भयभीत किया जा सकता है। और दूसरे पहलू का जो हल था वो अब हमने समझ लिया। अब हम तीसरे पहलू पर, बहुत खास इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर हम नज़र डालते हैं। जो ये एलिट्स इतने पावरफुल हैं, ये एलिट्स पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके परिवार को और अपने आपकी जो पीढ़ी है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वास्तव में जो आपको इस समय मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो आपकी सरकारें मार्गदर्शन दे रही हैं, क्या वो वास्तव में आपके हितैषी हैं? उसको भी आपको समझना होगा। ये पदों में बैठाए हुए एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं। अब इस पर हमको ये समझना होगा कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें पूर्णत्व ज्ञान है, और जब भी कभी भी ऐसी आश्रित ताकतें जो पैरेलल शोषण करने के लिए काम करती हैं, शोषण करती हैं, इनके मंसूबे इतने डेवलप हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, तो ऐसी ताकतों से सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही सलाह देने के लिए भारतीय संस्कृति के जो संवाहक हैं, जो उनके ज्ञान से ओतप्रोत हैं, जिन्होंने भारत के अध्यात्म को अपने जीवन में उतारा है और वहाँ से ओतप्रोत होकर पूर्ण परमात्मा को अपने अंदर देखा है, उनके माध्यम से ही इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन सटीक और सरल निकलता है। और वही इस देश में कैपेबल नस्ल और लोग पैदा करते हैं। इसीलिए सच्चे हितैषी कौन हुए? संत हुए, और ऐसे संत जो ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं। अब दुर्भाग्य है, आप ये देखें कि जब से इनकी मनसा चल रही थी, सन 2010 के बाद जो इनकी मनसा थी तेजी से कंट्रोल पॉलिसी में काम करने की, तब से भारत को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ से सीधे सीधे हितैषियों को साफ किया गया, हटा दिया गया साइड से। और आप देखें संत आसाराम जी बापू जैसे संत जिन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन दिया, उनको साइड किया गया, और आज भी वो समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके आश्रमों से ऋषि प्रसाद जैसी मैगजीन निकलती हैं, उनके संदेश आते हैं। आज भी वो जेल में हैं, फिर भी मानव जाति का और विश्व मांगल्य के लिए कामना करते हैं। लेकिन ऐसे संतों को समाज से दूर इसीलिए रखा गया है क्योंकि कहीं ये मार्गदर्शन ना दें, कहीं पर इन ऐसी जागृति ना फैला दें, कहीं पर जो एलिट्स के जो सपने हैं बेअसर ना हो जाएं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आप अपने हितैषियों की ओर लौटें, तभी सरल और सटीक सॉल्यूशन निकलता है। और हितैषियों की उपस्थिति में, जिस देश में हितैषियों का अनादर होता है, ब्रह्मज्ञानी संत जो ऐसे हैं जिनको जेल में डालकर रखा है, संत आसाराम जी बापू जिन्होंने बड़े पैमाने में काम किया, जिनका अनादर होता है, तो वहाँ पर भय, रोग और शोक तांडव करता ही है। इसीलिए हितैषियों की संरक्षा करना, हितैषियों को अपने बीच में लाना, उनके लिए जो अत्याचार चल रहा है, जो कोर्ट कचहरियों के माध्यम से उनके केस में भी आप देखेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि किस तरीके से इस पूरे को मैनेज किया गया है, केस को मैनेज किया है। तो इस पर्थों को समझें और अपने हितैषियों को समाज के बीच में लाएं, अपने हितैषियों की ओर लौटें और सच को समझें। और सच को जब आप समझेंगे तो आप अपने परिवार को बचा पाएंगे, आप अपने आप की रक्षा कर पाएंगे। आप अपने परिवार को बचाएंगे तो गांव को बचाएंगे, ज़िले को बचाएंगे। इस तरीके से जागृति फैलेगी और इनके जो मंसूबों में जो आपके हितैषी हैं वो जो मार्गदर्शन देंगे, उससे बहुत बड़ी शक्ति, सामर्थ्य मिलेगा, जिससे कि ऐसी ताकतें विफल होंगी और इनके पीछे जो लक्ष्य है, जो छिपे हुए हैं, जो ये भयभीत कर रही हैं, डरा रही हैं तमाम चीज़ें, इससे भी समाज निर्भय बनेगा, निडर बनेगा और ज्ञान की ओर चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।